नमस्कार। क्रिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम भारतीय दौरे पर है। सबसे पहले 3 T20 मुकाबले खेले गए, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की और सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में जो स्क्वाड है वो चला गया है ऑस्ट्रेलिया। यानी T20 का स्क्वाड तो ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि 17 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ भारत 3 ODI मैचेस भी खेल रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मकाम पे आ गई है सीरीज़, क्योंकि 1-1 की बराबरी पर है और आज राजधानी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में डिसाइडर मुकाबला होना है। तो कितनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है कि देखिए शिखर धवन की कप्तानी में पूरा एक स्क्वाड यहाँ पर ODI खेल रहा है। तो इसी बेंच स्ट्रेंथ पर आज हम बातचीत करेंगे, खासतौर पर फोकस करेंगे श्रेयस अय्यर पर, ईशान किशन पर, जिनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप ने सेकेंड ODI में भारत को जीत दिलाई थी, और साथ ही मोहम्मद सिराज पर भी, जो कि जसप्रीत बुमराह जब चोटिल हुए तो उनके चलते इस सीरीज़ में वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। मैं हूँ अमित अरोरा। क्रिक लाइव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं शरणदीप सिंह, फॉर्मर इंडिया ऑफ स्पिनर। स्वागत है आपका। थैंक यू अमित। और जब पंजाब के लिए आपने डेब्यू किया था 98 में हरियाणा के खिलाफ, आपको पता है कौन से पत्रकार कवर कर रहे थे वो मैच? बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हैं इनके साथ। वेलकम रविकांत सिंह। हमें बढ़ते हुए देखा है, तब इन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, आज इनके साथ ही बैठे क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ। यही तो मजा है क्रिक लाइव का। रवि, यू रिमेंबर इट्स 24 years back when Sharandeep Singh made debut for Ranji? Well, he was much leaner those days, and the facial hair wasn't there. Yeah, hardly any. एंड इंडिया का डेब्यू 2000-2001 में, टेस्ट भी ODI भी। आज हम वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं। तब से लेकर अब तक 2 दशकों में ऐसी कभी बेंच स्ट्रेंथ आपने देखी है कि एक स्क्वाड तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक यहाँ पर भी खेल रहा है? नहीं, वो अच्छी चीज़ है, बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास, क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी है, ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं। 37 स्टेट्स हैं जो कि इंडिया में क्रिकेट खेलती हैं और ऑलमोस्ट डोमेस्टिक के मैचेस 2000 से ऊपर होते हैं, तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अच्छी चीज़ है कि एक टीम वहाँ, एक टीम यहाँ, हमारे पास दोनों टीमें एक समय पे खेलते आ रही हैं और खिलाड़ियों को मौका भी मिलता जा रहा है बराबर। पहले होता था कि शायद ही कभी होता था कि रणजी ट्रॉफी के बाद कभी इंडिया आए नहीं आए, कभी मौके ऐसे नहीं मिलते थे, बट वो एक अपॉर्चुनिटी बनी है। IPL इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद काफ़ी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है डोमेस्टिक खिलाड़ियों को खासकर, क्योंकि पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक, जैसे मैं खेला रणजी ट्रॉफी तो मैंने सीधा इंडिया देखी, तो मैं कभी भी उन प्लेयर्स के साथ खेला नहीं, कभी देखा नहीं है। कभी सचिन को या सौरव को पहली बार ही मिला, उनको पहली बार ही फेस कर रहा था कि हाँ यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं, कैसा क्या करते हैं, दिखते कैसे होंगे, क्या बातें करते होंगे, हमसे क्या अलग बातें करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में वो चीज़ें नहीं है। आज के प्लेयर तैयार होकर ही आता है इंटरनेशनल में, क्योंकि IPL में हर इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ, जो बड़े से बड़ा भी है, उनके साथ ड्रेस रूम शेयर्स करता है, उनके साथ जोक शेयर्स करता है, बाहर जाते हैं, खाते पीते, क्रिकेट की बातें करते हैं, तो वो एक जो डर होता है ऊपर का, वो निकल जाता है कहीं ना कहीं से। जी, क्योंकि आप देखिए रवि, जैसे ऑफ स्पिन की बात करें तो हरभजन हुए, रविचंद्रन अश्विन हुए, और जब शरणदीप थे तो शायद इन पे बहुत हम रिलाई कर रहे थे और बहुत मुश्किल था कोई नाम जानना कि और कौन है ऑफ स्पिन करना। लेकिन आज हर एक पोजीशन के लिए 2-3 लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑफ स्पिनर नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। अच्छा। रविचंद्रन अश्विन इज 34, बट फिर भी आपको उन पर ही रिलाई करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर है नहीं। पार्ट टाइमर्स हैं वाशिंगटन सुंदर जैसे, लेकिन वो सिर्फ पार्ट टाइमर हैं, 1-2 ओवर निकाल जाएं। लेकिन अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे 4 ओवर वो निकालें, तो वो थोड़ी सी मुश्किल की बात हो जाती है। ओके, पर ये बताइए, जैसे इंडिया की दो टीमें हो गई, क्या साउथ अफ्रीका के पास भी ये लग्जरी है कि जो टीम यहाँ खेल रही है ये यहाँ ODI खेल के फिर भागेगी ऑस्ट्रेलिया? कुछ लोग नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो लग्जरी तो नहीं है, उतनी टीमें नहीं हैं उनके पास जो खेलती हैं। शायद 6 या 7 ही उनकी कुछ वहाँ की जो स्टेट टीम्स हैं जो क्रिकेट खेलती हैं। और वैसे भी वहाँ क्रिकेट का हाल कुछ काफ़ी ही बुरा था। वो तो अब भारत जब एक मुश्किल सिचुएशन में उनके पास वहाँ गई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भारत को आने के लिए, क्योंकि जब भारत कहीं पर जाती है तो वैसे ही इतनी उनकी TRPs कह सकते हैं, वहाँ की लोग इतने आते हैं मैचेस देखने के लिए, तो एक अच्छा खासा उनको माहौल बन जाता है। तो वहाँ जाके भारत ने साउथ अफ्रीका को खड़ा किया। आई थिंक ये हेड्स ऑफ है BCCI के ऊपर कि इतना बड़ा स्टेप लिया उन्होंने। जो हमारे सेक्रेटरी है मिस्टर जय शाह है, अरुण धुम्मल है, जिन्होंने इतना, सौरव गांगुली, जिन्होंने आते ही चीज़ों को बदला है। दूसरी जगह जाके उन्होंने आश्वासन दिया नहीं हम आएंगे खेलने के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ जाके खेले हैं। तभी जाके क्या था कि आप एक दूसरे को, अंदर हम बेशक लड़ाई कर रहे होते हैं, बाहर तो हम एक दूसरे के दोस्त की मदद करते ही हैं, कंट्रीज दूसरे एक दूसरे की, तभी जाके ये गेम जो है क्रिकेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और एक ह्यूज गेम, फुटबॉल के बाद अगर कोई सेकंड पॉपुलर चीज होगी आज की देखने के लिए तो क्रिकेट ही है। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स यूनाइट, एंड एज फार एज द इंडियन ऑडियंस इज कंसर्न, क्रिकेट इज द स्पोर्ट दैट वी ऑल लव वॉचिंग। तो चलिए श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, जो दूसरा ODI मुकाबला था, शानदार उन्होंने शतक लगाया, अविजित 113 रन। तो आखिरकार ODI में अब तक उनका प्रदर्शन कैसा रहा, आइए देखें। तो ये हैं श्रेयस अय्यर के आंकड़े। अब तक ODI क्रिकेट में 32 मुकाबले खेले हैं, 1271 रन बनाए हैं,
हाईएस्ट सेकंड ओडीआई जो हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, नॉट आउट 113 रन्स। Sarandeep, how do you see Shreyas' performance in ODI so far? फिनॉमिनली परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छा लड़का, और जितने भी देखें उसके 50s भी हैं, 100s भी उतने कम मैचेस के अंदर। बट समटाइम्स क्या होता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे थे उसी समय पे एक आपके साथ दूसरा प्लेयर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम नंबर 4 स्पॉट की बात करें तो सूर्य कुमार यादव स्पॉट के लिए ऑलरेडी वहाँ पे है, तो श्रेयस अय्यर को वो लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जब टीम में आया, रन बनाया, फिर इंजरीज हुई, बाहर हो गया, सूर्य कुमार यादव अंदर चिप इन हुए, फिर T20 में भी सूर्य कुमार चलने लगे, ODIs में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो क्या था, वो जगह सूर्य कुमार यादव के नाम पे हो गई। तो श्रेयस अय्यर को उसके लिए वेट करना पड़ गया। अब जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है श्रेयस को, चाहे वो श्रीलंका जाके खेलें या फिर जिम्बाब्वे जाके खेलें, फिर अब जब मेन टीम चलेगी तो सेकंड टीम, बट अपना बेस्ट वो देते ही जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज अगर मैंने खोई, अगर यहाँ रन नहीं बनाए तो फिर क्या है कि फिर जो इंतजार है काफी लंबा हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल में वापस आने का। तो वो अब वो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अब जब भारत T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगा तो अगले साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी सडनली एकदम से शुरू हो जाएगी। और जो ये परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, ये मेन खिलाड़ी होंगे आने वाले 8 महीने या 1 साल के बाद जो होने वाला, उसमें ये आप श्रेयस अय्यर को एक मैच विनिंग, जो कि हम विराट, रोहित या शिखर धवन के से सोचते हैं, अब ये वो खिलाड़ी जिन्होंने जगह ले ली, अब आपको उन पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके लिए मैच विनर्स है। रवि, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 4 पे कितने प्रबल दावेदार हैं श्रेयस अय्यर? आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जैसा सरनदीप ने बताया कि सूर्य कुमार यादव ने वो जगह पक्की कर रखी है विद हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने मौके मिले हैं उनको सही ढंग से भुनाया नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। जब आप फर्स्ट स्ट्रिंग में खेल रहे हैं उस समय आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और उसमें श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है। शायद उतना तेज़ बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जितनी की टीम को ज़रूरत होती है, या फिर तेज़ बैटिंग करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो इन किसी भी कारण से जो स्कोर्स हैं उनके वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जब वो मेन टीम के साथ खेल रहे होते। यहाँ पे परफॉर्म किया, 113 नॉट आउट, नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज अ क्वालिटी इनिंग्स। रांची का पिच बहुत बैट्समैन फ्रेंडली नहीं है, बॉलर्स को भी अच्छी खासी हेल्प मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी पार्टनरशिप बनाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि बॉलर्स को बार बार अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन आपको फिर भी क्रीज पे डटे रहना है जी, और वो करके दिखाया श्रेयस अय्यर जी। बिल्कुल, क्योंकि जब नंबर 4 की बात आती है, सूर्य कुमार यादव को अक्सर हम कहते हैं कि जी 360 डिग्री प्लेयर है, कि आप कट करा लीजिए, पुल करा लीजिए, ड्राइव, फ्लिक। तो श्रेयस अय्यर को अगर तकनीकी रूप से आंकें तो ये भी उतने ही सक्षम है? नहीं, बिल्कुल सक्षम है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और बड़ी इनिंग्स खेलना आता है उनको। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए, 200 बनाए, 300 बनाए उन्होंने, तो वो सक्षम है। इंडिया ए नीचे काफ़ी अच्छी लंबा समय उन्होंने स्पेंड किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको लंबा खेलना है तो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सीजन में आप पिक हो गए, वो क्या होता है, एक सीजन पिक हुए, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, आपसे रन नहीं बने, फिर आप जब नीचे जाते हो फिर दोबारा रन नहीं बनते, फिर मुश्किल होती है, क्योंकि उस टाइम पर फिर ऊपर जगह भरनी शुरू हो जाती है। फिर आप एक बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक प्रेशर चलता रहता है कि यार लड़के सारे आ चुके हैं, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे हर मैच में 100 बनाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप आउट होना शुरू हो जाते हो जल्दी, या उतने रन्स नहीं बन रहे होते। तो वो श्रेयस अय्यर के साथ नहीं हुआ, बनाता रहा। अब वही हैबिट अब उनमें दिख रही है कि जब भी मौका मिले मुझे रन बनाने, चाहे ऊपर जगह कितनी भी हो, सारे 4-5 स्पॉट भरो, पर मैं नीचे इतने 100 बना दूंगा कि उनको सेलेक्टर्स को मजबूर कर दूंगा कि भाई वो बड़े जो प्लेयर है ना, अब उनको बोलो भी जगह छोड़ो, भाई मुझे अब आना वहाँ पे, वो जगह मेरे लिए तैयार बैठी है और मैं रेडी हूँ। वो नंबर 4 का या नंबर 3 का या ओपनिंग का जो भी स्पॉट मिलता है इनको, उसके लिए मैं रेडी हूँ जी। ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि कैसे एक प्लेयर, भले ही मान लीजिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप सिलेक्ट नहीं हुए, अपने आप को मोटिवेटेड रखे, क्योंकि वो भारत के लिए तो खेल रहे हैं ना, और कैसे वो सिलेक्टर्स तक एक मैसेज पहुंचाएं। और आप तो सिलेक्टर रहे हैं, पहुंचता फिर ऐसे मैसेज पहुंचता है वैसे खिलाड़ी? नहीं, बिल्कुल पहुंचता है, काफी रन बनाते रहे तो प्रेशर आता है हमारे ऊपर कि उसी टाइम पे फिर बेस्ट चीज, लेकिन सेलेक्टर्स के लिए ये करनी चाहिए कि आपको खिलाड़ी से बात करते रहना चाहिए, उनको बोलते रहना चाहिए आप स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कहीं नहीं गए। जब एक सेलेक्टर जाके प्लेयर से बात करता है फिर उसे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हूँ। टीम मैनेजमेंट में से जैसे रवि भाई थे, रेगुलरली रवि शास्त्री खुद बात करते थे प्लेयर से कि आप घबराने की जरूरत, मैं हूँ। जब कोच और सेलेक्टर से आपको अनुशासन मिल रहा है, कैप्टन आपको सपोर्ट में है, तो फिर आप उस चीज़ की आपको चिंता नहीं, बस कोशिश रहनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेल करते रहे जी। तो अच्छे बल्लेबाज तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हम बाकी एस्पेक्ट की बात करें, हमने देखा फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रवि, उन्होंने लीड भी किया था, चोटिल होने के कारण फिर कप्तानी चली गई, अच्छे फील्डर भी हैं, डीप पे अच्छे कैच, तो ओवरऑल एक अच्छे क्रिकेटर हैं श्रेयस। विदाउट अ डाउट ही एक अच्छा परफॉर्मर है, और टीम, किसी भी टीम के लिए, चाहे फ्रेंचाइज हो या नेशनल टीम हो, डेफिनेटली एक एसेट है। फील्डिंग में, बैटिंग में, हर जगह वो कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूट करने की,
और जो एफर्ट रहता है उनका, जो इन्वॉल्वमेंट रहती है टीम के साथ, वो साफ झलकती है। बेशक एज अ लीडर फॉर द दिल्ली फ्रेंचाइज उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, बट वो बातें अब लोग भूल चुके हैं। अच्छा। 2 सीज़न गुजार चुके हैं और वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। लोगों को बहुत कम याद है कि श्रेयस अय्यर एक कप्तान भी हुआ करते थे। अब उनको एज अ बैट्समैन, एज अ परफॉर्मर देखा जा रहा है और उसमें अब उनको आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। तो जब दिल्ली फ्रेंचाइज की कप्तानी उनकी चली गई तो ऋषभ पंत वहां पे कप्तान बने, उभरे, तो ये कंपटीशन तो रहता ही है। आइए एक नज़र डालते हैं कि T20 इंटरनेशनल में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आंकड़े भी अपनी कहानी बयां करते हैं। श्रेयस ने T20 इंटरनेशनल में 47 मुकाबले खेले हैं, 1030 रन बनाए हैं, सर्वाधिक अनबीटन 74 रन, स्ट्राइक रेट 136 प्लस, शतक कोई नहीं लगाया है। रवि, हाउ डू यू एनालाइज T20 परफॉर्मेंस ऑफ श्रेयस? देखिए 47 मैचेस में 750s, नॉट अ स्मॉल थिंग। क्योंकि आपको, अगर आप नंबर 4 पे हैं तो या तो आप बहुत जल्दी आएंगे, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं आई तो फिर आपको रुक के खेलना है, और अगर आपके ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी हो गई तो फिर आपको क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ मारना है। तो इस कारण से अपनी इनिंग्स को बहुत, जैसे कहते हैं कि सोच समझकर आपको प्लान करना पड़ता है कि आपकी टीम की उस समय ज़रूरत क्या है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्राइक रेट 136 का, जो 1000 रन आप बना रहे हैं एट द रेट ऑफ 136, वो दिखा रहा है कि आप टीम के रिक्वायरमेंट को समझते हैं। क्योंकि हमेशा बैट्समैन के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको रन्स देने हैं। बेशक आपकी फाउंडेशन बन गई है लेकिन उसको आगे बढ़ाना है, और अगर आपकी जल्दी विकेट गिरी है तो फिर आपको रोकना है और उसके बाद एक अच्छा स्कोर सेट करना है। तो सरनदीप, जब आप खेलते थे 2 दशक पहले, क्या आपके ज़माने में इनसिक्योरिटी होती थी कि मैंने अगर एक मुकाबला मिस किया तो ऐसा तो नहीं मैं टीम से बाहर हो जाऊं? या आज जिस तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, प्लेयर कहता है नहीं मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, एक आध सीरीज मिस भी होगी पर मैं हूं, आई एम इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। वो अपॉर्चुनिटीज है ना उनके पास, वो सिस्टम चेंज हो गया। पहले की बात थी कि ठीक है आपको एक मौका मिला, नहीं किया तो बीच में कुछ खेलने को नहीं है। इन खिलाड़ियों के पास IPL है बीच में खेलने के, इंडिया A टूर्स होते हैं, फिर डोमेस्टिक भी इतनी ज़्यादा होने लगी, बैक टू बैक मैचेस होते हैं। नहीं तो फिर आप इंग्लैंड जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि मोहम्मद सिराज अभी खेल रहे थे, या अब पुजारा रेगुलरली जाना शुरू, काफ़ी प्लेयर अब रेगुलरली काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी जब खुलती है आपके पास तो फिर आपको उतना फिक्र नहीं रहता। बट आपको पता है कि यहाँ नहीं कुछ किया, फिर दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट और बीच में कुछ नहीं मिलेगा आपको खेलने के लिए, तो फिर वो इंतजार लंबा होता जाता है। तो फिर आपके ऊपर फिर एक बैकअप चीज़ें चलती कि यार पता नहीं हो ना हो, फिर आप और कुछ सालों के बाद चीज़ों को दूसरी तरीके से देखना शुरू करते हैं कि अब मेरा अगर लंबा फ्यूचर नहीं है तो मुझे शायद माइट भी लाइन चेंज करनी चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। तो वो चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। बट अच्छा है जनरेशन के पास, देखिए टाइम के साथ चीज़ें और होती जाएंगी। आज से 10 साल के बाद अगर हम बैठे बात करेंगे तो शायद टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच जाए, और अब यहाँ के दर्शक बात करते होंगे यार हमारे टाइम पे यार वो चीज़ें नहीं होती थी। तो समय के साथ जो उस टाइम अवेलेबल था वही बेस्ट था आपके पास। अब आने वाले टाइम में जो चीज़ें अगर हम यही सोचते रहे यार आज बेटर है, हमारे टाइम पे ये होता तो, लेकिन जो हमारे टाइम पे था मैं तो कहता हूँ वही बेस्ट चीज़ें थी हमारे लिए। तो मिस्टर इंडिया में वो सवाल पूछते थे कि क्या कुछ पहन के इंसान गायब हो सकता है? 10 साल बाद आपकी क्या कल्पना है रवि, क्या हो सकता है क्रिकेट में? देखिए आप कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। 2007 से पहले अगर आप 20 ओवर क्रिकेट की बात करते थे तो लोग हंसते थे। अच्छा, वो कहते थे ये कोई बात, 20 ओवर क्रिकेट में कोई होता है? और आज की तारीख में 20 ओवर क्रिकेट इज योर बिग मनी अर्नर। आपकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी राइट्स, जो राइट्स वर्ल्ड राइट्स जाती हैं उससे सबसे हाईएस्ट अर्निंग आती है। और अभी जो आपकी 20 ओवर क्रिकेट की जो राइट्स फीस आ रही हैं टीम मतलब बोर्ड्स के पास, वो ही उनके लिए सस्टेनेबिलिटी बन रही है। और इस कारण से अब 50 ओवर क्रिकेट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगने लगा है, क्योंकि अब 50 ओवर क्रिकेट की व्यूअरशिप ड्रॉप हो रही है। बिल्कुल, लेकिन हमने जैसे कहा कि ICC निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है। अब जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी कई नए रूल्स आए हैं। जैसे वो कहा जी आप रन आउट कर सकते हैं अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज से जा रहा है, या अगर आपने हवा में गेंद खेल दी तो पहले होता था ना दूसरा व्यक्ति, आउट का नाम चेंज कर दिया। पहले मंकड़ आउट होता था तो वो थोड़ा अजीब सा लगता था, बट वो एक्चुअली उन्होंने हमसे ही हमारा नाम छीन लिया। तो अब उसको रन आउट का नाम दे दिया कि इसको तो उसमें भी कुछ पहले भी मंकड़ आउट में क्या गलती थी? जब रूल है तो है ही आपके पास, इसमें गलती क्या? अब कह रहे हैं सरदीप रूल चेंज ये हुआ कि पहले वो अनफेयर प्ले के अंडर था, अब वो रन आउट डिसमिसल में आ गया है। नहीं, लेकिन क्यों था अनफेयर प्ले? क्योंकि द नॉन स्ट्राइकर इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज
और उस समय उसको अनफेयर प्ले के अंडर तो warning is taking an advantage at the same time bowler is also taking advantage of him na both the sides. Deepti Sharma did not do anything wrong even in women's cricket. Definitely nothing wrong. किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं जो रूल है तो है ही आपके पास, उसमें गलत क्या है? बैट्समैन को इसलिए लाइन इसलिए बनाई गई कि इसके बाहर गए तो अब आउट हो जाएंगे, तो आपको देखना इसके अंदर सतर्क रहना है। अगर वो नहीं रह रहे तो यही तो कह रहे हैं मॉडर्न डे गेम आ रही है, अगर वैसे आउट नहीं हो रहे तो वैसे दिमाग चलता हो रहा है आपका। कई चीजें होती हैं, पहले तो हैंडलिंग द बॉल जैसे पकड़ के जान की तरफ बैट्समैन की तरफ फेंक देते थे, अगर उसने हाथ से रोका तो अपील करते थे कि सर हैंडलिंग द बॉल, मैं तो विकेट पे मार रहा था। हमारे टाइम पे ये भी चीजें होती आ रही, लेकिन आप क्या क्यों कैमरा पकड़ लेता, उस टाइम में पकड़ा नहीं जाता था कि नहीं आउट हो रहा यार, पकड़ के इसी तरफ ही फेंक दो। अच्छा, वो चीजें भी काउंटेबिलिटी में आती थी, वो भी आउट होते थे, वो भी माने सर देखो हैंडलिंग द बॉल कर रहा था, अंपायर आउट दे देता। मैथ्यू वेड का इंसिडेंट अभी, वेड का जी, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, यस, कैच लेने बॉलर भाग रहा है, आप उसके रास्ते में आ गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्रीज में जा रहा था, मुझे नहीं पता कि लेकिन देखिए कैमरे ने दिखाया कि आपने हाथ लगाया बाहर और बॉलर को रोकने की कोशिश। तो जब वो वीडियो एविडेंस आ गया कि आप एक्सीडेंटली नहीं, आपने जानबूझ के हाथ निकाल के रोका, तो जाहिर है कि फिर अंपायर्स के पास ऑप्शन रह नहीं जाते, क्योंकि लॉज आर वेरी क्लियर। यू द बैट्समैन कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट अ फील्डर फ्रॉम गोइंग फॉर अ कैच। इफ ही डज सो ही विल बी गिवन आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। जी, और जो बदलाव आए हैं, जो जैसे आपने हिट किया, पहले होता था आप आधा क्रॉस कर गए तो नया बल्लेबाज आके क्रॉस नहीं होगा, हाँ, जो आउट हो गया तो उसी जगह नया ही आके स्ट्राइक लेगा। वेलकम स्टेप, डेफिनेटली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि आप जब अगर जैसे किसी ने मारा, अगर कोई बैट्समैन है सामने वाले को स्ट्राइक देना चाहता है और टेल अंडर खड़ा है और आपको पता है कि आपको 4 बॉलों में 6 रन ही चाहिए, वो नहीं बॉल नहीं है, तो उसने घुमा तो जानबूझ के मार के भाग भी चाहते थे कि उसको स्ट्राइक दे दें सामने आने के लिए, कि मैं अगर आउट भी हो जाए तो स्ट्राइक पे तो वो आएगा, छक्का तो उसको मारना है। वो चीज़ खत्म हो गई अब आपने। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गेम को एंटरटेनमेंट करती थी, ये एक स्किल होते, एक अपने पर्सनल स्किल्स होते थे प्लेयर का। देखो यहाँ भी तो कितना बड़ा दिमाग चला रहा है कि भाई नहीं तो शॉर्ट रन भाग के भागते थे। कई लड़कों ने एक टाइम पे शुरू किया था कि अगर एक बैट्समैन खेल रहा है, स्ट्राइक ले रहा है और उसको दोबारा स्ट्राइक लेनी है टेल एंडर के साथ, वो जानबूझ के शॉर्ट रन लेके वापस आ जाता था। काउंट एक ही हो रहा है लेकिन स्ट्राइक पे तो वो रह रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं ऐसे, वो सब चीजें रुक गई कि आप ऐसे करके नहीं जा सकते, आपको मिलेगा डेलिबरेटली आप शॉर्ट रन नहीं ले सकते। लेकिन आप फिर अच्छा डेलिबरेटली नहीं ले सकते, डेलिबरेट की आप आधे से भागे जा रहे हो बार बार। वो एक आध बार हो सकता है कि लाइन इतना मिस किया, पर आप इतना मिस नहीं कर सकते हो ना लाइन को। और आपको समय के अनुसार ओवर करने हैं, वहां पर भी परिवर्तन है। अगर मैंने ठीक से बॉलिंग नहीं ओवर, हाँ वो भी आपकी फील्डिंग, जैसे आपको लास्ट 5 ओवर्स में आपको मिलते हैं 5 फील्डर्स आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, लेकिन जितने ओवर आपने शॉर्ट किए हैं उतने ओवर्स में आपको 4 ही मिलेंगे। जो मिडल ओवर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगी और इस कारण से अब फील्डिंग साइड के ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपको घड़ी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जी बिल्कुल, चलिए घड़ी पे हम भी ध्यान देते हैं। बड़ा मज़ा आता है ये रूल्स में जो फेरबदल होता है। खिलाड़ी को तकनीकी रूप से तो सक्षम होना ही है, ये रूल्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर हम दूसरे ओडीआई की बात करें, श्रेयस अय्यर ने तो अनबीटन 113 मारे, लेकिन एज दे से क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप, तो जो तीसरे विकेट के लिए साझेदारी हुई ईशान किशन के साथ। एक नज़र डालते हैं ओडीआई में ईशान के आंकड़ों पर। तो ईशान किशन विकेट कीपर भी हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। 8 मुकाबले उन्होंने खेले हैं ओडीआई में, 257 रन बनाए हैं। हाईएस्ट वही है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में 93 रन बनाए, एवरेज 36 का। सरनदीप, ईशान किशन बैटिंग इन ओडीआई, ये डेफिनेटली काफ़ी टैलेंटेड है और जब खेला रन बनाया इसने लिया, ओपन किया, ओपन में रन बनाए, ओपनर है और सबको पता है वो बल्लेबाजी से क्या कर सकते हैं और हाईएस्ट पेड प्लेयर है इस टाइम आईपीएल के, सबसे महंगे प्लेयर बिके, तो इसलिए उनको खरीदा गया कि किसी ने देखा ही नहीं ये वैल्यू करते हैं। क्योंकि एमआई को बहुत सारे मैचेस पिछले 2-3 साल में ज़बरदस्त प्रदर्शन है, भारत के लिए जब ओपन किए तब तो प्रदर्शन किया, यहाँ टीम वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली। हालांकि मुझे यही लगता था कि सेकंड विकेट ऋषभ के बाद इसको होना चाहिए, क्योंकि 22 साल का लड़का है, 22-23 साल का, तो इसके पास अगले 10 साल है। दिनेश कार्तिक के पास वो टाइम नहीं था, तो इसलिए आपने, लेकिन क्या था कि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो डीके इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि जी आपको जगह चाहिए। फिर आप बिगाड़, अब आपके पास तीसरा ओपनर नहीं है, जो कि इस लड़के को, ईशान किशन को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था एज ए थर्ड ओपनर। अगर एक को चोट लग जाएगी तो होगा क्या, आपको ऋषभ को ओपन करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डीके की वो जगह पक्की कर दी आपने मिडिल ऑर्डर में कि जी अच्छा फिनिशर है, फिनिश तो बात की बात, बट अच्छा स्टार्टर भी तो चाहिए हमें ऊपर में। अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं हो तो फिर फिनिश तक कहाँ तक हम जाएंगे? तो वो चीज़ उस मामले में कहीं ना कहीं ये अनलकी रह गया एज ए थर्ड विकेट कीपर, क्योंकि कीपर है तो कीपर बैट्समैन की तरह जाना जाता है, बट ज़रूरी ये चीज़ है कि वो एक अच्छा फील्डर भी है। आप सिर्फ उसको ये मत देखिए कि वो 3 विकेट कीपर, आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हम उसे एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, रोहित या उनमें से
केएल से कोई इंजर्ड हुआ या रन ना बन रहे हो तो ही इज द ऑप्शन, क्यों जबरदस्ती ऋषभ पंत को ऊपर भेजना है, हालांकि वो करता भी नहीं है ओपन, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एज अ फॉर्मर सिलेक्टर शरणदीप सिंह स्पीकिंग, रवि आपका क्या टेक है? T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास 2 विकेट कीपर गए हैं, दिनेश कार्तिक, उनकी भी स्टोरी एक जबरदस्त स्टोरी है कि साल भर पहले से सोचा ना होगा और देखिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत उनका राइज तो हुआ ही है, जब श्रेयस चोटिल हुए तब से एक राइज ही हुआ। क्या आप भी ये जो एक फॉर्मूला है कि एक ओपनिंग में भी एक बैकअप होता तो ईशान किशन को कंसिडर किया जा सकता था? देखिए, ओपनिंग एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है, आप किसी को भी नहीं भेज सकते हैं ओपन करने के लिए, क्योंकि एक माइंडसेट होता है। पहली बॉल खेलने के लिए आपका एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट हर प्लेयर में नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की पार्टनरशिप बहुत कमाल का बनी थी, लेकिन उन दोनों को भी वहाँ पे अपनी जगह बनाने में और अपनी मेंटालिटी बनाने में थोड़ा समय लगा था। तो यहाँ पे आपको एक मेंटल चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप एक, जैसा संदीप ने कहा कि आपके पास एक ओपनर नहीं है। हाँ, आपने ऋषभ पंत के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, अनफॉर्चुनेटली द एक्सपेरिमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। इस कारण से आपके पास वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर हमेशा ही प्रेशर रहेगा कि अगर भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर चोट लग गई तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन ईशान किशन की बात करते हैं, आप इनकी बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों में से पहली प्राथमिकता किसको देंगे? क्या ये टीम में बतौर कीपर भी खेल सकते हैं सिर्फ? बिल्कुल खेल सकते हैं, और बतौर बल्लेबाज भी बिल्कुल खेल सकते हैं। मैंने देखा हमारे टाइम पे ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, रणजी ट्रॉफी खेला, फिर हमने रानी ट्रॉफी भी इसको पिक किया, लंबे बड़े बड़े रन बनाए इसने हरियाणा के सामने। जो बेस्ट अटैक था हरियाणा का, जोगिंदर सिंह से हर्षल पटेल, अमित मिश्रा, इसने 150 बना के वो मैच जीता, झारखंड को ऊपर सेमीफाइनल्स में लेके आया, गुजरात के साथ खेले सेमीफाइनल। तो वो एबिलिटी दोनों ही है इसकी, कीपिंग और बैटिंग दोनों। इसमें आपको कभी नहीं लगेगा कीपिंग हल्की करता होगा, वो बेटर कीपर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि एक सीनियर प्लेयर ऑलरेडी टीम में है तो वो ही कीपिंग कर रहा है, तो फिर आपको वो जगह मुश्किल हो जाती है। और दोनों फॉर्मेट में, ODI T20 दोनों में, इवन डेज में मैं कह रहा हूँ, वो डेज में रन बनाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। लेकिन अभी क्या है कि तीनों फॉर्मेट में जगह नहीं है, तो हम इसलिए किसी और को देख रहे हैं। तो हमें लगा कि ईशान किशन यार अटैकिंग बल्लेबाजी करता है तो शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट का ही बेटर प्लेयर होगा। वो डेज में भी रन बनाता है, उसका डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो लाल बॉल से भी 100 बनाए उसने, लेकिन एक माइंड सेटअप हो गया कि ये शायद टेस्ट मैच के लिए भी उतना रेडी नहीं है। लेकिन आप टेस्ट मैच में अगर आप दूसरे को देखे खेलते हो, जब और बड़ी टीमें हैं, तो गिलक्रिस्ट ने नक्शा ही बदल दिया था टेस्ट मैच क्रिकेट का पीछे से आके। वही चीज ऋषभ पंत ने आपके लिए करनी चाहिए, वही महेंद्र सिंह धोनी ने की आपके लिए। तो बाकियों के लिए हो सकता है, इसके लिए नहीं हो सकता। एक कारण क्यों नहीं हो सकता कि पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप हुआ और हमने पहला मुकाबला पाकिस्तान से हारे, दूसरा न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन को मौका दिया गया था कि आप ऊपर खेलें, तो एक मौका तो पिछले साल दुबई में मिला ना? नहीं, वही है ना कि आप एक मौका दे रहे हैं। हाँ। अब अगर वो एक मौका, देखिए बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू प्रूव हिमसेल्फ इन अ सिंगल मैच। बॉल कहीं भी पिच में एक जरा सा डिवट है, कहीं क्रैक है, कहीं से जंप की बॉल या थोड़ा सा रुक कर आई, जैसा कि दुबई में अक्सर होता है, तो आपका स्ट्रोक गलत लगा, एक गलती एंड द इनिंग्स इज ओवर। तो इस कारण से बैट्समैन को मैं समझता हूँ, या बॉलर को भी, आपको एक मैच से जज करना बहुत ही अनफेयर है। आपको उसको एक लंबा रन देना है, 4-5 मैच कम से कम, और उसके बाद आप जज करें। जी, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ईशान किशन के आंकड़े क्या हैं, आइए नजर डालते हैं। तो ईशान ने T20 में अब तक कुल मिलाकर 19 मुकाबले खेले हैं, 543 रन बनाए हैं और 89 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है। स्ट्राइक रेट 130+, शतक कोई नहीं लगाए, 4 अर्धशतक। सरनदीप? बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड ही उनका बताता है कितने अच्छे और बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि बेहतर खिलाड़ी को थोड़ा सा पीछे से बैक भी चाहिए, एक सपोर्ट भी चाहिए होता है। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर पता चला कि आप 4-5 मैच इस 19 में भी 19 मैच लगातार भी नहीं होंगे, पता नहीं 3 खेला होगा, फिर नहीं खेला होगा, फिर 2 आ गया होगा, फिर 5, ऐसे करके 19 मुकाबले बने। इस करके सर ने जो कहा कि आपको 4-5, बिल्कुल सही, कि एक खिलाड़ी अगर अच्छा है, अगर वो वर्ल्ड कप के लिए पिक हुआ लास्ट सीजन, तो उसको 4-5 मैच मिलने चाहिए। वो एक मैच से जज होकर बाहर हो गया तो फिर उसका क्या फायदा। फिर हमने एक मिस्ट्री स्पिनर भी उठाया था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खिलाने के लिए, कि सारे अश्विन से लेके सब बाहर, और वो उस 2 मैच के बाद आज तक नहीं पता चला कहाँ है, कौन सी स्टेट में, क्योंकि वो विकेट तो ले रहे थे, वो वर्ल्ड कप गए, उसके नजर नहीं आया। तमिलनाडु के प्लेयर हैं चक्रवर्ती, एंड तो देखिए मिस्ट्री स्पिनर तभी तक रहता है जब तक लोग उसको रीड ना कर पाए। एक बार आप उसको रीड कर लें
तो फिर मिस्ट्री खत्म। वो अजीब सी समझ नहीं आता कि क्या सेलेक्टर्स ने बोला मिस्ट्री स्पिनर्स, मतलब कि वो 2 साल से आईपीएल खेल रहा है, 14 मैच 28 मैच, लोग सुबह शाम उसको देख रहे, तो ये मिस्ट्री कैसे हो गया हमारे लिए, वो नहीं समझ आई। चलिए वो अलग चीज़, वही चीज़ कह रहा हूँ कि बल्लेबाजों के साथ ईशान के साथ आपको पता है बेस्ट लड़का है, 22 साल का लड़का, और अगले 10 साल आपको दे सकता है। तो बीइंग अ सेलेक्टर आप सिर्फ ये नहीं देखते कि प्लेयर कैसा है, आप ये देखते हो कि क्या ये मैच विनर बन सकता है, वो एबिलिटी है कि एक्चुअली वो लगता है कि बाकियों को डोमिनेट कर रहा है, वो एक बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है खिलाड़ी की, नहीं यार कि इसमें दम है। जब सूर्य कुमार को देखते हैं तो वो जिस तरह से आता है, बेशक आउट हो जाए, बट लग रहा है कि नहीं भाई ये तो जिताने के लिए आ रहा है, एक डोमिनेट करने आ रहा है, तो उसको फिर बैक किया जाता है। वैसे ही आपको इन खिलाड़ियों को भी बैक करना पड़ेगा। और जो हमारे फास्ट बॉलर्स, आज बुमराह के इंजर्ड होने के बाद हमें बॉलर ही नहीं मिल रहा कि किसको लेके जाए ना जाए। अभी तक ये नहीं पता कि 5वां बॉलर शमी जाएगा कि सिराज जाएगा, तो उसकी भी एक रेड लगी हुई है कि वो बॉलर्स को बैक ही नहीं किया गया। क्यों शमी वापस आया टीम के, क्यों स्कीम ऑफ थिंग्स में वापस आया, जब आप नहीं सोच रहे। अब जाइए यंगस्टर्स के साथ, आवेश खान के साथ जाइए, सिराज के साथ जाइए, प्रसिद्ध कृष्णा को आप वापस ले आइए, कितने दफा ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अगर आवेश खान एशिया कप जा सकता है, एशिया कप ह्यूज टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट, अगर वहाँ वो जा सकता है और खेल सकता है, और घर में आके वो ड्रॉप हो जाए और उमेश यादव इंग्लैंड से आके खेल सकता है, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती कि एक्चुअली अब बैक ऑफ द माइंड आप किस स्कीम ऑफ थिंग्स से चल रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी तक आपको डेथ का बॉलर ही नहीं मिल रहा। अगर हम 180-90 बनाते हैं 200, वो चेज भी हो रहे हैं हमारे। जी, तो चलिए हमने बल्लेबाजी की तो बात की, श्रेयस की भी, ईशान की, अब गेंदबाजी पे ही आ जाते हैं। तो बुमराह क्योंकि चोटिल हैं, तय भी हो गया कि वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। आपके हिसाब से उनकी रिप्लेसमेंट है कौन फिर? देखिए, अब ये तो जो टीम मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि देयर इज नो ऑब्वियस रिप्लेसमेंट। ओके, क्योंकि आप किसी को भी उस पोजीशन में ट्राई करते ही नहीं हो। आप बार बार, जैसे कहते हैं ना, कंसिस्टेंटली आप अलग अलग प्लेयर्स को, अभी आप भुवनेश्वर कुमार के साथ बार बार जा रहे थे ओवर नंबर 17 और 19, लेकिन उस समय अगर भुवनेश्वर इज अ स्विंग बॉलर, यस, ही नेवर हिट्स द डेक हार्ड, यस, और जब बॉल पुरानी हो जाती है उसके बाद आपको सीम का इस्तेमाल करना होता है, ना कि शाइन तो है नहीं, तो स्विंग तो बिल्कुल ख़त्म। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस हार्ड हैं, तो वहाँ पे भी आपको स्विंग 3 ओवर अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद स्विंग नहीं होगी जी। तो इस कारण से आपको जो ओवर्स निकालने हैं भुवनेश्वर के, वो टॉप ऑफ दी पावर प्ले में निकालने, ना कि डेथ ओवर में। 19th नहीं करवाना। 19 चलिए, एक विकल्प जो है वो मोहम्मद सिराज हैं, और जो रिप्लेसमेंट आई वो दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए तो आ गई थी कि भैया ये जो 3 ओडीआई हैं ये मोहम्मद सिराज खेलेंगे। पहले ओडीआई में तो कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन जो दूसरा ओडीआई भारत जीता उसमें सिराज ने 3 विकेट लिए थे। आइए ओडीआई में अब तक कैसा प्रदर्शन रहा मोहम्मद सिराज का, उस पर एक नजर डालें। तो ये आंकड़े हैं मोहम्मद सिराज के। ओडीआई में कुल मिलाकर अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, 16 विकेट लिए हैं, बेस्ट 3 for 29 और अच्छी इकॉनमी रेट। सरनदीप, डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि ये 12 भी ये ज़्यादा होने चाहिए, 24-25 होने चाहिए। 23-24 साल के लड़के अगर ये इस टाइम, ये फास्ट बॉलर की एक एज होती है, क्योंकि उसके बाद 28-29 इसके बाद फिर तो वो एक्सपीरियंस से गेंदबाजी कर रहा है, फिर आप उसको नहीं बोलेंगे कि नहीं यार आप 140 क्यों नहीं डाल रहे, इसलिए हम आपको नहीं ले रहे। तो अगर ये टाइम आपने मोहम्मद सिराज का अगर आपने कैश नहीं किया, तो फिर एक समय के बाद फिर वो टेस्ट मैच में ही वो लेंथ बॉल डालते ही आपको दिखेंगे, जो बाकियों का हाल होता है उसमें। तो दिस इज़ द टाइम फॉर दीज फास्ट बॉलर्स, इनको खिलाना चाहिए। और अभी भी बात हो रही है कि इनको भेजें कि सर उसको मोहम्मद शमी को भेजें। मोहम्मद शमी कोविड से उठ के आ रहे हो, अभी उतने फिट नहीं हो, उन्होंने फिटनेस शुरू की है, और हम वर्ल्ड कप 1 हफ्ते बाद है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके क्या हो। तो जो लड़का फिट है, खेल रहा है, विकेट ले रहा है, अब उसे अभी से क्यों नहीं भेजते, उसको बोलो कि नहीं भी तू ही जा रहा है। वो मेंटली तैयार होना चाहिए वहाँ जाके, और जाके 2 प्रैक्टिस गेम खेले वहाँ पे जाके, टेस्ट मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, ओडी में ठीक गेंदबाजी की, उसको एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करने का। मोहम्मद शमी जो अभी भी नहीं पता कि फिजिकली कितना फिट है, अब उन पे है कि और 1 हफ्ता देख लेते हैं कि कब फिट होंगे, कब अच्छी करेंगे। जी हाँ, वो कहेगी जब मैं मैच फिट हूँ। मैच फिट तो आप हो गए, बट मैच कहाँ आपके पीछे 6-8 महीने से तो आप T20 खेले ही नहीं, तो किस बिहाफ पे, ये नहीं कि गेंदबाजी नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कि आउट नहीं कर सकता, बट स्टिल आप उसी के साथ जाना चाहोगे जो आपको दिख रहा होगा कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में मोहम्मद सिराज ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज सबसे अच्छी बात क्या है कि वो डेक को हार्ड हिट करते हैं। जब बॉल डालते हैं, भुवनेश्वर कुमार की हमने बात की थी कि वो स्विंग पर रिलाई करते हैं, वो डेक पर उतना तेज़ नहीं डालते, लेकिन सिराज डेक पर हार्ड डालते हैं जिससे कि उनको बाउंस मिलती है। और आपने देखा होगा पिछली सीरीज़ में जब ये नटराजन के साथ बॉलिंग कर रहे थे, उस समय जो शार्प इनको बाउंस मिल रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो कि यूज टू हैं उस बाउंस को खेलने के, वो भी परेशानी में आ रहे थे, क्योंकि बॉल
डिविएट भी कर रही है और शार्प राइज भी कर रही है। तो उसने देखिए सिराज का जो करियर बना है वो उसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बना है, जब उन्होंने नाक में दम कर दिया था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के। जी बिल्कुल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज दो बड़े सितारे थे जब 2021 शुरू ही हो रहा था। दिसंबर जनवरी की बात है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया था टेस्ट सीरीज में, और बड़ा नाम बन के आए थे सामने मोहम्मद सिराज। जैसा आपने कहा कि वो लेंथ बॉल ना करें, तो एक सिलेक्टर की अपेक्षा या एक क्रिकेट प्रेमी की, एक फॉर्मर क्रिकेटर की अपेक्षा क्या होती है कि वो किस तरह की बॉलिंग करें? अकॉर्डिंग टू विकेट। इस तरह इंटरनेशनल में आपको पता होता है कि मैं किस विकेट पे खेल रहा हूँ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के हम पर्थ में खेल रहे हैं या मेलबर्न में खेल रहे हैं, सिडनी, वो अलग तरीके की विकेट अलग तरीके से बिहेव करती है। उस हिसाब से आपका लेंथ जो है वो एडजस्ट होना चाहिए। अगर आप पर्थ में आपको पता अच्छा बाउंस मिलता है तो फिर आप जोर से हिट करते हो कि वो ईजी होता है, कि वो इतना आसान नहीं होगा कि बल्लेबाजों को मारने लिए। आप सिडनी में आओगे तो थोड़ा सा लेंथ आगे रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि विकेट स्लो है उतना, और थोड़ा पीछे रखेंगे तो टाइम ज़्यादा मिलता है मारने का। तो अकॉर्डिंग टू विकेट्स वो आपका लेंथ रहना चाहिए। अगर पहले से आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एक ही लेंथ हिट करता हूँ, तो बैट्समैन अगर उस लेंथ पे आगे खड़ा हो जाएगा आपके सामने, तो फिर वो आप उस लेंथ का फिर आपको फायदा नहीं, फिर आपको लेंथ इधर उधर करनी पड़ती है। उससे पहले कि बैट्समैन आपकी लेंथ चेंज कराए, आपको ही आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जो गेम जो होती है वो बैट्समैन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो फिर आप सिर्फ यही देख रहे होते हैं कि कब आउट हो या कुछ ऐसा हो कि भाई हम दोबारा से गेम में वापस आए, क्योंकि T20 में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा वापस आने का। एक बार आप निकल गए हाथ से, उन्होंने मोमेंटम पकड़ा तो वो गेम को खींच रहे होते हैं, फिर कहीं 1-2 आउट हो रहे हैं, फिर आप दोबारा मोमेंटम में वापस आ रहे होते हैं कि फिर आप गेम को खींचना शुरू करते हैं। तो बेटर है कि जो पहले गेम को कंट्रोल करे वो ज़्यादा बेटर है। जी, तो चलिए तीनों ओडीआई में तो हमें ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे मोहम्मद सिराज, लेकिन क्या हफ्ते भर में गियर बदल के ओडीआई से T20 में जाएंगे? एक नज़र T20 इंटरनेशनल में सिराज के आंकड़ों पर। तो मोहम्मद सिराज ने अब तक 6 मुकाबले खेले T20 में और 5 विकेट लिए हैं। बेस्ट है 1 for 22 और रवि इकोनॉमी इज ऑन द हायर साइड ऑफ 10। इसका मेन कारण यह है कि इनको नई गेंद कभी नहीं मिलती है। अच्छा, इंटरनेशनल में इनको हमेशा पावर प्ले के बाद बॉल मिलती है, तो ही इज बॉलिंग इन द मिडल ओवर्स या फिर डेथ, और उसमें आपको मार पड़ेगी, आपको बिल्कुल मान के चलना है। डेथ में तो द बैट्समैन इज हिटिंग एवरीथिंग। वो कहते हैं कि देव गॉट नथिंग टू लूज। लास्ट 5 ओवर्स में जो बैट्समैन है, चाहे वो नंबर 11 का हो, बल्ला बहुत तेज घुमाएगा, और अगर कनेक्ट किया तो 4 या 6 जाएंगे। तो आप डेथ ओवर जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका एवरेज आप देखें तो कभी भी बहुत अच्छा नहीं होगा। जो टॉप ऑर्डर में बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में ज़्यादातर कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेटर होगी। तो इस कारण से आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हिज इकोनॉमी। हाँ, विकेट टेकिंग एबिलिटी जो इनमें है वो शायद T20 में अब तक ट्रांसलेट नहीं कर पाए, और उसका मेन कारण ये है कि थोड़ा सा हेजिटेंट लगते हैं मुझे। जी, नई बॉल नहीं मिल रही है, फर्स्ट चेंज आ रहे हैं या सेकंड चेंज आ रहे हैं, नंबर 4 पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी इनकी बॉलिंग में मुझे हेजिटेशन लग रही है कि आ रहे हैं, जैसा सरनदीप ने कहा कि आ रहे हैं और लेंथ बॉल डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम सोशल मीडिया की ट्वीट्स भी पढ़ें, आप T20 में आपका क्या मानना है? ओपनिंग बॉलर्स कौन हो भारतीय टीम के हिसाब से? देखिए अभी तक तो जो अगर वर्ल्ड कप में गए तो भुवनेश्वर और अर्शदीप ही दिख रहे हैं, क्योंकि हर्षल पटेल फिर नंबर 3 पे आएंगे क्योंकि वो उंगलियां घुमाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या आपके पास ऑप्शन है चौथे की, फिर आपके पास अक्षर और चहल 2 खेल ही रहे स्पिनर्स, तो 6 हैं ही हैं। अगर आप बैटिंग को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर दीपक हुडा अच्छी ऑप्शन है आपके पास, कि वो ऊपर 5 पे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है आके, और आपके लिए ऑफ स्पिन अगर किसी का खराब दिन हुआ, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 गेंदबाजों से जा रहे हो, अगर किसी एक ने मार खाई तो फिर 20 ओवर पूरे नहीं हो रहे होते। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और बल्लेबाज आपके लिए गेंदबाजी नहीं कर रहा है तो फिर उन्हीं 5 के साथ आपको जाना पड़ेगा, चाहे उसका अच्छा दिन हो ना हो, तो फिर वहां फिर मुश्किलें होती हैं आपके लिए। And you agree with Ravi that if Siraj is playing, he should open the bowling? डेफिनेटली ही शुड ओपन द बॉलिंग, क्योंकि अर्शदीप के पास वो एबिलिटी है लास्ट में डालने के लिए। तो मोहम्मद सिराज जो है कि अगर भुवनेश्वर के साथ वो ऊपर से जोर से लेंथ हिट करे तो अर्शदीप आपके लिए वो काम कर सकता है, क्योंकि वैसे भी अर्शदीप ने 18वां और 20वां डालना ही है आपके लिए, और उसने रन भी कभी नहीं दिया एशिया कप में। वो इसलिए वर्ल्ड कप की टीम है कि एशिया कप में सबसे इंप्रेसिव आपके लिए अर्शदीप ही लग रहे थे, कि ऊपर से 2 ओवर अच्छे और लास्ट के 2 ओवर अच्छे। नया लड़का है, किसी ने इतना देखा नहीं कि क्या कर सकता है, तो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, सोशल मीडिया पर भी जो बज़ है वो भी आपको बताती है कि आखिरकार क्रिकेट प्रेमी और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो एक नज़र ट्वीट्स पर। So that's the first tweet. I don't think the depth in Indian
white ball batting has been greater than it is now, says Harsha Bhogle. We've got Vikrant's tweet. Still feel Sanju Samson should have been in the reserves for the World Cup. More suited for the Australian pitches. The Delhi franchise says, Kila Kotla, here we come. What a venue for the series decider. The Punjab franchise tweets, series on the line. Can Shikhar Dhawan's team India come up in the final ODI? And yours truly, Doordarshan Sports tweets, series decider it is. India versus South Africa after levelling the series 1-1. Can team India, South Africa look for grabbing the trophy? May the best team win. And you can catch all the action 1:30 p.m. onwards. सरनदीप, पिछले हफ्ते से जिस तरह से बरसात हो रही है तो फिर शक सुबह तो रहता है कि क्या होगा आज खेल में। नहीं, जब मैं आ रहा था तब तो धूप निकली हुई थी। अच्छा, इतना ये था कि हो जाएगा मैच। अगर बारिश नहीं हो रही तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में कवर्स होते हैं तो वो आप कर लेते हो, मैनेज कर लेते हैं। अगर दोबारा से थोड़ा ड्रिजल हो, मुझे नहीं लगता कि सारा दिन होती रहेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है आज के दिन में। तो अगर होगी भी तो 40 ओवर का गेम तो फिर भी हो ही जाएगा आपके लिए। अब उतना 2-2.5 घंटे तो वेट करते ही रहेंगे आपके लिए, बट अगर पूरा गेम हो तो ज़्यादा बेटर है। और ज़रूरी वो भी है कि आज जो भारतीय टीम है, शिखर धवन, वो टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली का विकेट है, अच्छा विकेट, और हमें पता है कि हाई स्कोरिंग गेम्स रहते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा है कि यहाँ बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि 4 दिन से कवर हटे ही नहीं है, विकेट ऊपर कवर पड़ा है। तो विकेट में क्या नमी है, विकेट क्या अगर ग्रास नहीं है विकेट के ऊपर तो विकेट पे क्या वो बाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी देखें कि टॉस के समय पे कि विकेट दिखता कैसे, हार्ड है कि नहीं है। तो उस हिसाब से अपने आप को प्लान करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में तो गए नहीं, कल वापस आए रात को टीम और कवर होते नहीं। तो बेटर है कि ग्राउंड में जल्दी पहुंचे आज और विकेट को देखें। अगर लग रहा है कि विकेट हार्ड है और तो फिर डेफिनेटली पहले बॉलिंग ही बनती है। जी, और मुझे रवि आपका वो एक्सप्रेशन अच्छा लगा था कि धूप जो है आज दिल्ली में आंख में चोली खेल रही है। बिल्कुल वही हालत है, क्योंकि जब मैं स्टूडियो के लिए ड्राइव कर रहा था मुझे बीच में तेज बरसात मिली और थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई। और ट्रैफिक भी बहुत मिला आपको। ट्रैफिक तो खैर है ही है, दिल्ली का फेमस ट्रैफिक है, तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। लेकिन जैसा सरनदीप ने बताया कि देखिए कोटला ग्राउंड छोटा है, इस कारण से आप पूरे ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। ये फ़ायदा है कोटला में। और उसके बाद लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि स्वेटिंग होती है, तो मॉइस्चर जो आएगी नीचे से, अभी हवा तो चल नहीं रही, हम वो विंबलडन टाइप वो टेंट कवर्स यूज़ नहीं करते हैं कि हवा चलती रहे तो विकेट सूख जाए, लेकिन जो मॉइस्चर है, अब नमी तो ज़मीन से उठेगी ही उठेगी चाहे कुछ कर लें। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि स्वेटिंग कितनी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा पहले कवर्स उठाने का रिस्क लेंगे ग्राउंड, क्योंकि लगातार जैसे कहते हैं ना फुहार सी पड़ रही है, तो वो जो एक बार शुरू हो जाए, ग्राउंड्समैन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक बूंद भी पानी अभी जाए पिच के ऊपर, तो कवर्स भी काफ़ी लेट हटाए जाएंगे। ओके। और टीम कितना पहले पहुंच जाती है खेल से पहले? अकॉर्डिंग में 1:30 बजे का मैच है तो 12 बजे तक 12 बजे तक अब होते हो, अब जाते हो थोड़ा बहुत खाना खाते हो तो फिर 1 घंटा पहले आप वार्म अप करना शुरू कर जाते हो, क्योंकि 12:30 से 12:15 नीचे उतरते हो, वार्म अप शुरू होते हैं हाफ एन आवर्स के, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती, गर्मी इतनी होती है और हर किसी को पता है बॉलर्स बॉल डालते हैं, फिर कैचेस पकड़ते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और फिर एक जब टॉस होता है फिर उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करनी शुरू करते हैं। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो फिर बैट्समैन थोड़ा रिलैक्स होते हैं, वो जाके लंच कर लेते हैं, बॉलर नहीं करते। अगर पहले बैटिंग आ गई तो फिर बॉलर लंच कर रहे थे, बैट्समैन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अंदर जाना खेलने के लिए। लेकिन शरणदीप एक बात बताइए, जब बॉलर्स लंच कर लेते हैं तो बैट्समैन के लिए कुछ बचता है? नहीं, बिल्कुल आजकल तो सारा दिन लगा रहता है। एक टाइम होता था कि लंच उठा लिया जाता था, अब तो जब तक 8 घंटे और फ्रेश खाना आ ही जा रहा तो आप खाते जाओ जितना जाओ। अब तो बड़ी चीजें फर्क पड़ गई है, और स्पेशल मेन्यूज होते हैं आपके लिए कि आपको कॉन्टिनेंटल खाना, इंडियन खाना है, तो तरीके से खाने भी पड़े होते हैं आपके लिए कि भाई आपको बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी और आप हमें अंदर से कंप्लेंट मत देना कोई। अच्छा। लेकिन क्रिकेटर ऐसे भी कहते हैं कि बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े हो जाएं, कई बार अपनी फरमाइश भी कर देते हैं। नहीं, पकौड़े तो नहीं होते होंगे डेफिनेटली, आज की डेट में तो कोई ये चीजें नहीं करता होगा। हाँ, डेफिनेटली चाय कॉफी तो सारा दिन चलती रहती है, और डिपेंड करता है किसी को आदत है पीने, किसी को नहीं पीने की। आजकल ग्रीन टी का बड़ा फैशन है, तो चाय तो कम है, ग्रीन टी बहुत पी रहे होते हैं प्लेयर्स आजकल। जी, तो शिखर धवन की कप्तानी को कैसे देखते हैं आप, और आज का रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है? जब निगाहें T20 पे हैं तो ओडीआई में भारत की जीत या दक्षिण अफ्रीका की जीत क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर्स जैसे एडन मार्करम हैं,
आपके क्विंटन डिकॉक हैं, इस तरह के प्लेयर्स जो कि उनकी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, वेन पानेल, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो आपको साउथ अफ्रीका से जाएंगे T20 वर्ल्ड कप। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका टीम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन टीम को अगर आप देखें करंट टीम में, तो इसमें एक सिराज के ऊपर ही लोगों की निगाहें कि ये जा सकता है, बाकी लोगों को पता है कि हमें नहीं जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है और उसके बाद डोमेस्टिक सीजन की ओर ध्यान देना है। तो साउथ अफ्रीका के लिए मेरी समझ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी। लेकिन शिखर को आप कैसे देखते हैं? उनको तो क्लियर है कि टेस्ट में नहीं खेलेंगे, क्लियर है कि T20 में कंसिडर नहीं किए जा रहे थे, क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ODI खेलूंगा और एंजॉय कर रहे हैं कैप्टनसी? नहीं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर। जब कैप्टन बन के गए, श्रीलंका गए, जिम्बाब्वे गए, हर जगह सीरीज जीत के आए, अपना प्रदर्शन भी अच्छा रहता है उनका, अब से नहीं। और स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, काफ़ी 10-12 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अप्स एंड डाउन देखे हैं उसने, चाहा। और T20 में भी मुझे लगता था कि राइटी लेफ्टी जो कॉम्बिनेशन होता है, हम सिर्फ दो, उनको उसको पता नहीं क्यों अलग रखा गया। 2 सीजन IPL के हाईएस्ट रन गेटर है, 700-800 रन बना रहा है और पूरे मैच खेल रहा है, फिटनेस है उसके बाद, हर चीज़ है, कुछ ऐसी कमी नहीं है कि वो बाहर क्यों कर दिया गया। कि कोई हो ना कि हाँ अभी ईशान किशन, मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ईशान किशन कर दिया, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं यार ईशान किशन है तो इसको करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसे प्रमोट, बट वो भी नहीं आपने किया। तो ना ईशान किशन रहा है तो ना शिखर, दोनों के दोनों आज आपको दिल्ली में देखेंगे ODIs खेल रहे, जिनको लगा था कि वर्ल्ड कप जाना चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग करेक्टर है शिखर धवन और बड़े अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, ज़्यादा घबराता नहीं, अंदर कभी शाउट करते नहीं देखा कि अगर पार्टनरशिप अच्छी भी हो तो उस तरीके से उसको चलने देता है कि ठीक है, बॉलर्स को बोलता है कि एफर्ट करते रहो, ऐसे चढ़ता नहीं, गुस्सा ऐसे दिखाया नहीं कि फील्ड प्लेसेस में गलती भी नहीं ज़्यादा हो रही है अभी, तो बस कोशिश रहनी चाहिए। सरनदीप एक बात बताइए, उसका गब्बर नाम कैसे पड़ गया? जब गुस्सा नहीं करता था? नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो गब्बर की एक्टिंग करता था। तो जैसे अगर आप उसका सोशल मीडिया देखें तो आज के सबसे ज्यादा फॉलोअर उसी के पीछे हैं, रील बड़ी अच्छी बनाते रहता है, कुछ ना कुछ बनाता, तो उस वजह से उसको गब्बर नाम दे दिया गया था। और एक चीज थी को शुरू बीच में उन्होंने मूछें रखी थी, फिर मूछों पे हाथ रहता था, वो आउट होके भी आ रहे हैं तब भी मूछें ठीक करते आ रहे हैं, फील्ड में खड़े तो हाथ वहीं रहता था उनके ऊपर। कैमरा की ध्यान भी ज्यादा शिखर पे रहता है, क्या करता है, तो वही था कि शोले में फिर गब्बर के ऊपर ज्यादा अंदाजा था सबका, तो इस गब्बर पे भी इसी तरह नाम बढ़ गया। बट अच्छा है, बहुत मिलेगी और इतना हंसमुख लड़का है और दिल का इतना अच्छा लड़का है, आई एम टेलिंग यू, मैं जो उसको जानते हैं पर्सनली, इस जैसा अच्छा क्रिकेटर आपको लगता है वो T20 या टेस्ट में भी वापसी कर सकते हैं? टेस्ट मैच में तो बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो एज भी नहीं रही है। और T20 अब वर्ल्ड कप के लिए ही इतने सीनियर, क्योंकि शिखर आई थिंक 36-37 के आसपास घूम रहा होगा, रोहित की एज के, दोनों सेम के, तो अगर होता कि 28-29 फिर आप ऑप्शन हो सकती है, बट इस एज में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मेट खेल रहा है उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब 2023 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा है, पर उसके लिए अपना प्रदर्शन भी चाहिए। तो आज का मैच जरूरी है क्योंकि आज के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, फिर आप डोमेस्टिक इतनी खेलती नहीं, फिर अगला 50 ओवर का ODI कब होगा, 4-5 महीने बाद जाके सीरीज ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच, तो तब तक इंतजार लंबा हो जाएगा। तो आज 100 बनाएगा ना तो फिर वहां तक की इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। तो ये जो टीम है हमारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि हम कहेंगे जी मार्की प्लेयर्स तो सारे ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है? बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपने देखा परफॉर्मेंस, अच्छा, ईशान किशन और एक पार्टनरशिप ने पूरे मैच को निकाल लिया उनके हाथ से, तो ये दिखा रहा है कि टीम में अभी भी बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ एब्सोल्युटली एनविएबल है कि आप 2 नहीं 3 टीमें खड़ी कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि आपको परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट, ताकि आप जो वर्ल्ड जो ICC इवेंट्स हैं, जो आपकी प्रीमियर सीरीज हैं, उनमें आप खेलें। राइट, हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता है सीरीज विदाउट आवर प्रीमियर प्लेयर्स, रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, अजिंक्य रहाणे वाज द कैप्टन, हम सीरीज जीत कर आए। तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है, और इसी के कारण से आप बार बार वो फेरबदल देखते रहे। जी, फिरोज शाह कोटला में आपकी क्या यादें हैं सरनदीप? नहीं देखिए, अच्छा स्टेडियम में एक बड़ा रन हो सकते हैं, अच्छी विकेट बनाते हैं। अच्छा। तो कोशिश रहनी चाहिए इनको कि साउथ अफ्रीका को कम से कम पे रखें आज, क्योंकि अच्छा। अगर जीतना भी जरूरी है साउथ अफ्रीका के लिए, जीतना सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप जा रहे हैं, वो एलिमिनेशन राउंड्स के भी खेलेंगे, वो वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए अभी वो थ्रू नहीं है। तो यहाँ पे
दूसरी कंट्री में आके जीतना, उससे पॉइंट्स बढ़ते हैं उनके, और फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। अगर आप यही नहीं जीते अपनी बेस्ट टीम के साथ, और हालांकि इंडिया अपनी उतनी बेस्ट टीम के साथ नहीं खेल रही है, और फिर क्या है कि आगे वाले समय में आपको और मुश्किलें आती जाएंगी साउथ अफ्रीका को। तो बेटर है कि आज जो कोटला का ग्राउंड है, तो इस पे जो लास्ट ओडीआई है वर्ल्ड कप से पहले, उसका बेटर से बेटर ये लोग एडवांटेज लें। जी, फाइनल वर्जन। नहीं, मैं सिर्फ एक क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि सरनदीप ने कहा कि वो थ्रू नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं थ्रू नहीं है, वो 23-50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए, राइट, आईसीसी T20 के लिए वो तो है 23 वर्ल्ड कप के लिए, 23 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया एज होस्ट इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो यहाँ पे जो भी टीम इंडिया आकर खेल रही है, उनको नुकसान है। इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पॉइंट्स विजिटिंग टीम को अर्न करने हैं, और आप अगर नहीं अर्न किए तो नुकसान स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया। तो बेटर ये है कि आप इंडिया को अवॉइड करें भी 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले। जी बिल्कुल सही। देखिए, इंडिया अगर आज जीत जाता है तो इंडिया तो डबल बेनिफिट है कि देखिए हमारी दूसरी टीम थी, फिर भी हम 2-1 से जीत गए। दक्षिण अफ्रीका अगर जीतता है तो अच्छा रहेगा, और 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए उनकी दावेदारी भी अच्छी होगी, अच्छे से क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन आज क्रिक लाइव में आके चर्चा करने के लिए रविकांत सिंह आपका, सरनदीप सिंह आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए क्रिकेट का मजा लेते रहिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। नमस्कार।